आपके हादसे में मेरी मरने की खबर अखबार में छप गई और मैं चिल्लाता रहा कि मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं। दोस्तों, भारत बंद का आह्वान करके मायावती ने भारतीय राजनीति में अपने होने का एहसास और दलित वोट बैंक पर अपनी पकड़ का सबूत दिया है और साथ ही राजनीतिक पार्टियों को संदेश दिया है कि आज भी दलित की बेटी की आवाज दलितों तक पहुंचती है। आरक्षण की समीक्षा करके इसकी आड़ में इस आरक्षण को खत्म करने की कोशिश की तो बहुजन समाज पार्टी फिर चुप नहीं बैठने वाली है। बहुजन समाज पार्टी फिर पूरे देश के अंदर जन आंदोलन शुरू कर देगी। ये जन आंदोलन मेरे नेतृत्व में पूरे देश के अंदर किया जाएगा। फिर मायावती चुप बैठने वाली नहीं है और इस आंदोलन का नेतृत्व वो खुद करेगी। कैमरामैन मधुर के साथ मृगांक प्रभाकर, भारत एक्सप्रेस। आपके हादसे में भारत बंद का झारखंड की राजधानी रांची और राज्य के अलग अलग शहरों में मिला जुला असर दिखाई दिया। झारखंड की राजधानी रांची में सुबह से ही लगातार बंद समर्थक सड़कों पर उतरते रहे और दुकानें बंद कराते रहे। छिटपुट दुकानें जो खुल रही थी उसको बंद कराते रहे और दोपहर तक, जैसा कि साफ तौर पर धर्मेंद्र से मैं चाहूँगा कि बाजार की स्थिति दिखाएं। ये अल्बर्ट एक्का चौक जो रांची की हृदय स्थली माना जाता है, उस इलाके की स्थिति है और साफ तौर पर देख सकते हैं कि ज़्यादातर दुकानें बंद हैं। ये दुकानें खुली रहती थी इस समय तक और यहाँ बहुत भीड़ रहती थी, लेकिन बंद का असर यहाँ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। दुकानें बंद हैं, स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है, जिसके चलते कि सड़क पर भी आवागमन कम है, वाहनों की संख्या कम है। निजी वाहन पूरी तरह से चल रहे हैं, जैसा कि साफ तौर पर एक बार फिर मैं धर्मेंद्र से चाहूँगा कि दिखाएं। निजी वाहन से लोग दफ्तरों में जाने का काम कर रहे हैं, चूँकि दफ्तर में आज छुट्टी नहीं है। इसके अलावा सरकारी कॉलेज भी कई खुले हुए हैं, हालांकि उसमें उपस्थिति काफ़ी कम दिखाई दे रही है, जिसके कारण बंदी के कारण चूँकि आवागमन की परेशानी है, इसलिए खुले हुए कॉलेजों में भी उपस्थिति अपेक्षाकृत कम दिखाई दे रही है। क्योंकि ये जो है ये सड़क जो है ये पुरुलिया रोड है और पुरुलिया रोड को माना जाता है शैक्षणिक संस्थाओं का गढ़ है। यहाँ पर स्टूडेंट्स की बहुत भीड़ इस समय में रहती है, हज़ारों स्टूडेंट रहते हैं, लेकिन अभी जैसा साफ तौर पर देख सकते हैं कि बहुत कम संख्या है। ये संख्या जो है वो कहीं ना कहीं भारत बंद के कारण है और तमाम जगहों से जो खबरें आ रही हैं कि लगातार बंद समर्थक, चूँकि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी कल देर शाम इस बंद को समर्थन दे दिया, इसलिए इस बंद का असर जो है वो खासा दिखाई देने लगा। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची। क्रीम लेयर को लेकर आज बहुजन समाज पार्टी सहित SC/ST दल के कई संगठनों के द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया था। वहीं आज ग्वालियर में भी इस आह्वान का असर देखने को मिला, लेकिन वहीं एहतियात और सुरक्षा के तौर पर बड़ी संख्या में पुलिस की मौजूदगी रही। वहीं इन सभी संगठनों दलों के द्वारा मुख्य मार्गों से अपनी रैली शांतिपूर्वक तरीके से निकालते हुए ग्वालियर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां राष्ट्रपति के नाम अपनी मांगों को लेकर इन सभी दलों के द्वारा, संगठनों के जनप्रतिनिधियों के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया, जहां उनकी मांग है कि जो क्रीम लेयर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश जारी किया गया है उसमें कोई संशोधन न किया जाए, साथ ही अन्य मांगों का भी जो मांगे थी उस पर भी ध्यान केंद्रित किया जाए, जिसको लेकर सभी दलों के द्वारा शांतिपूर्वक तरीके से इस आज के आंदोलन को किया गया और इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस की जगह जगह तैनात सुरक्षा की दृष्टि से रखी गई। मनोज चौबे, भारत एक्सप्रेस, ग्वालियर। सुप्रीम कोर्ट में SC आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू किए जाने के बाद दलित संगठन जो है आज भारत बंद का ऐलान किया था। कल ही इसका ऐलान किया था कि आज बुधवार को भारत बंद दलित संगठनों के द्वारा किया जाएगा। लेकिन पटना की बात करें तो पटना में वो स्थिति भारत बंदी की वो स्थिति देखने को नहीं मिली जो मिलनी चाहिए, खास करके दलित संगठनों के द्वारा। हालांकि लोग प्रयास कर रहे थे और पटना यूनिवर्सिटी से डाक बंगला चौराहे तक कुछ मामूली प्रयास रहा दलित संगठनों का और थोड़े बहुत जो है कुछ दुकानें बंद भी रहीं, कुछ खुले भी रहे और पुलिस का लाठीचार्ज भी हुआ। उग्र प्रदर्शन के बाद कुछ दलित संगठन प्रदर्शन कर रहे थे, उग्रता दिखाने के बाद उनके ऊपर लाठी चार्ज भी किया गया पुलिस के द्वारा। लेकिन वो बंद जो रहता है, भारत बंद का जो असर वो देखने को पटना में नहीं मिला। हालांकि डीएम के तरफ से ये आदेश दिया गया था कि किसी भी तरह का
अगर अव्यवस्था दिखाई देती है तो सख्त से सख्त इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, लेकिन वो अव्यवस्था देखने को नहीं मिली। हालांकि जो स्कूल हैं, कॉलेज हैं, उनके बंद का ऐलान भी किया गया था, लेकिन बुधवार के दिन यानी आज के दिन भी स्कूल और कॉलेज जो थे वो खुले रहे। इस भारत बंद का असर पटना में खास करके बहुत ही कम देखने को मिला है। पटना से भारत एक्सप्रेस के लिए ज्योति। आरक्षण पर संशोधन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसे लेकर पूरे देश में विरोध शुरू हो गया है। उसी कड़ी में इंदौर में भी विरोध देखा गया। हालांकि जो भारत बंद का असर था वह इंदौर में ना के बराबर देखा गया। इंदौर में बहुजन समाज पार्टी और भीम आर्मी के सदस्यों ने शहर में घूम घूम कर बंद का आह्वान किया। वहीं कलेक्ट्रेट चौराहे पर उन्होंने चक्का जाम का प्रयास भी किया, जो पुलिस द्वारा विफल कर दिया गया। कुल मिलाकर इंदौर में जनजीवन सामान्य रहा और बंद का असर बिल्कुल नहीं के बराबर देखा गया। भारत बंद का आयोजन बहुजन समाज पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने किया था, लेकिन इंदौर में दोनों का संगठन बहुत कमज़ोर है, जिसके चलते आज भारत बंद का इंदौर में असर बिल्कुल नहीं देखा गया। कैमरामैन इमरान खान के साथ जय व्यास, भारत एक्सप्रेस, इंदौर। मध्य प्रदेश में एकमात्र राज्यसभा की सीट के लिए होने जा रहे उपचुनाव के लिए चुनाव प्रक्रिया जारी है, जिसमें आज नामांकन का अंतिम दिन था। आज नामांकन के अंतिम दिन बीजेपी की तरफ से केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने अपना नामांकन दाखिल किया। जॉर्ज कुरियन आज एक विशेष विमान से दिल्ली से भोपाल पहुंचे और सबसे पहले उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात की। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा भी मौजूद रहे। मोहन यादव जॉर्ज कुरियन के प्रस्तावक बने और इसके साथ साथ कई मंत्री और प्रस्तावक बने। इसके बाद बीजेपी कार्यालय से एक काफिले के रूप में विधानसभा परिसर पहुंचे, जहां पर राज्यसभा के लिए जॉर्ज कुरियन ने अपना नामांकन दाखिल किया। कल नामांकन के पत्रों की जांच होगी और ऐसा माना जा रहा है, चूँकि एक ही नामांकन दाखिल हुआ है, ऐसा माना जा रहा है कि जॉर्ज कुरियन अब मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए निर्वाचित तय होंगे। राज्यसभा में जाने वाले जॉर्ज कुरियन मध्य प्रदेश के दूसरे ऐसे बाहर के नेता हैं। इससे पहले एल मुरुगन को मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए भेजा जा चुका है। मैं प्रधानमंत्री जी मोदी जी और नड्डा जी, अमित शाह जी और पूरा जो नेशनल लीडरशिप है उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री मोहन यादव जी और अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी और मध्य प्रदेश का कार्यकर्ता लोग और पूरा जो लीडरशिप है उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इधर जो लोगों का जो इश्यूज होता है ये मैं हल करने के लिए तैयार हूँ। अब केरल से क्रिश्चियन नेता हैं जॉर्ज कुरियन, जिनको कि मध्य प्रदेश से राज्यसभा भेजा जा रहा है। कहीं ना कहीं इसको लेकर कांग्रेस तमाम सवाल खड़े कर रही है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कमी थी, जो बाहरी नेता को राज्यसभा के लिए भेजा जा रहा है। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर। 3 दिनों तक दिल्ली में रहने के बाद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और फिलहाल तक झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठतम नेताओं में एक चंपई सोरेन जिस रास्ते से दिल्ली गए थे उसी रास्ते से वापस अपने गांव लौट गए। मतलब वाया कोलकाता गए थे और वाया कोलकाता ही अपने गांव लौट गए। और वहां उन्होंने साफ तौर पर फिर से एक बार कहा कि अपमानित हुआ हूं, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ने की बात हमने कभी नहीं कही है। साथ ही चंपई सोरेन ने यह साफ किया कि बीजेपी में जाने का उनका कोई इरादा नहीं है। हालांकि उनसे इस बाबत बार बार सवाल किया गया कि बीजेपी के किन नेताओं से उनकी बात हुई, तो इस पर भी उन्होंने बड़े ही सहज अंदाज में कहा कि हमारी किसी से बात नहीं हुई है और हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के सिपाही कहीं न कहीं अभी भी हैं, लेकिन
बार बार उन्होंने कहा कि जिस तरह से मुझे अपमानित किया गया, वो अपमान का घूंट सहने के बाद मेरे पास वही पुरानी बात की 3 विकल्प खुले थे। या तो मैं दूसरा रास्ता अख्तियार करता, या किसी के साथ चल देता, या अपनी पार्टी बनाता। तो ऐसे हालात में चंपई सोरेन की स्थिति जो है, कल जैसा कि भारत एक्सप्रेस ने साफ तौर पर बताया था, न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे, यही वाली हालत उनकी हो गई है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची। गुजरात विधानसभा के 3 दिवसीय मानसून सत्र का आगाज हुआ और सत्र की शुरुआत होते ही कांग्रेस के विधायकों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। कांग्रेस के विधायकों का कहना है कि इन 3 दिनों के संक्षिप्त सत्र में गुजरात की जनता के प्रश्न वो पूरी तरीके से नहीं उठा सकते। दूसरी तरफ इस विधानसभा सत्र में 3 विधेयक पेश किए जाने हैं, जिनमें खासकर अंधश्रद्धा के खिलाफ बिल पेश किया जाना है। इसके अलावा भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों पर लगाम लगाने के लिए बिल पेश किया जाएगा। उनकी संपत्ति जब्त करने की कार्यवाही को लेकर बिल बनाया गया है, जिसे पेश किया जाना है। इसके अलावा प्रोविशन संशोधन विधेयक 2024 भी विधानसभा में पेश किया जाएगा। साथ ही इस सत्र में संसद में पारित भारतीय न्यायिक संहिता विधेयक और एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चरल लैंड कन्वर्जन में स्पष्टता वाला विधेयक भी पेश किया जाएगा। महज 3 दिनों के लिए बुलाए गए इस सत्र को लेकर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी की और कहा कि इसने संक्षिप्त समय में जनता की वो आवाज़ नहीं उठा सक रहे हैं। अहमदाबाद में कैमरा पर्सन संजय कोष्टी के साथ अरविंद शर्मा, भारत एक्सप्रेस। बर्खास्त एनआईएएस पूजा खेड़कर को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली राहत को कोर्ट ने बरकरार रखा है। कोर्ट ने पूजा खेड़कर की गिरफ्तारी पर लगी रोक को 29 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि पूजा खेड़कर की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर 29 अगस्त को ही कोर्ट सुनवाई करेगा। मामले की सुनवाई के दौरान पूजा खेड़कर की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कोर्ट से कहा कि यूपीएससी का जवाब देर रात को उन्हें मिला है, लिहाजा पढ़ने के लिए वक्त चाहिए, इसलिए उन्हें जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया जाए, जिसके बाद कोर्ट ने 29 अगस्त तक का समय दिया है। 29 अगस्त से पहले सिद्धार्थ लूथरा पूजा खेड़कर की ओर से अपना जवाब दाखिल करेंगे। उसके बाद कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि पूजा खेड़कर पर फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए सफलता हासिल करने का आरोप है। इस सिलसिले में यूपीएससी ने हाई कोर्ट से कहा था कि वो 2 दिन में एक्शन लेगा और इसी मामले में यूपीएससी ने अपना जवाब दाखिल किया है। अब देखना होगा जब 29 अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा तो पूजा खेड़कर को जो राहत मिली हुई है वह राहत को आगे बढ़ाता है या नहीं। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन दिलीप कुमार के साथ गोपाल कृष्ण। कोलकाता की घटना से स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल ने लगता है कोई सबक नहीं लिया है। जिस अस्पताल में 750 से ज़्यादा महिला स्टाफ हो, जिसमें करीब 50 लेडी डॉक्टर हो और 700 लेडी नर्स का स्टाफ दिन रात रोज़ाना काम कर रहा हो, वहाँ के सीसीटीवी कैमरे खराब पड़े हैं। यही वजह है कि आरडीए ने अस्पताल प्रशासन से मांग की है कि सभी सीसीटीवी कैमरे को दुरुस्त कराया जाए। भारत एक्सप्रेस ने जब इस खबर को प्राथमिकता के साथ दिखाया तो अस्पताल प्रशासन के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर अजय सक्सेना सामने आए और उन्होंने कहा है कि आरडीए के डॉक्टर्स की जो भी मांग है उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा और सीसीटीवी कैमरे दुरुस्त किए जाएंगे। फिलहाल पिछले 10 दिनों से एसआरएन और मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर स्ट्राइक पर हैं। दुर्गा हम शर्मिंदा हैं, बंगाल में कातिल जिंदा है। दुर्गा हम शर्मिंदा हैं, बंगाल में कातिल जिंदा है। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव कुमार मिश्रा के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ओर से मेडिकल इमरजेंसी जारी करते ही वाराणसी में भी सतर्कता बरती जानी शुरू कर दी गई है। वाराणसी में स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए सभी स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों के जो संचालक हैं उनको एक दिशा निर्देश जारी किया है। वहीं सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में मंकी पॉक्स को लेकर एक जागरूकता अभियान चलाने की बात कही जा रही है। बाकायदा स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए दिशा निर्देश जारी किया है।
वाराणसी के सीएमओ ने सभी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों के जो डॉक्टर हैं और मेडिकल स्टाफ हैं उन्हें निर्देश दिया है कि मंकी पॉक्स के अगर से संबंधित कोई लक्षण आता है और कोई मरीज को ऐसी कोई शिकायत होती है तो उसकी तत्काल जानकारी स्वास्थ्य विभाग को दी जाए। वहीं मरीजों को इस बारे में जागरूक भी किया जाए कि मंकी पॉक्स के लक्षण क्या हैं, इससे बचाव के तौर तरीके क्या हैं। वहीं अस्पतालों में इसको लेकर खास सावधानी बरती जाए। वहीं अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से भी एयरपोर्ट पर अलर्ट जारी किया गया है। एयरपोर्ट पर यह निर्देश दिया गया है कि जो विदेशों से आने वाले यात्री हैं उनको लेकर भी सतर्कता बरती जाए। ऐसे में वाराणसी एयरपोर्ट पर भी बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले यात्रियों को लेकर खासी सतर्कता बरती जा रही है। जो भी यात्री एयरपोर्ट पे आ रहे हैं उनके स्वास्थ्य की निगरानी की जा रही है। सीएमओ ने इसके लिए सभी अस्पताल प्रशासन को जरा भी लापरवाही न बरतने की हिदायत दी है और वाराणसी के सभी निजी और सरकारी अस्पतालों को अलर्ट जारी किया है। वाराणसी से सौरभ अग्रवाल, भारत एक्सप्रेस। जैसा कि आप जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीआईएसएफ द्वारा यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को देखने का निर्देश दिया गया है और कल ये निर्देश आने के बाद आज सुबह 9 बजे यहाँ आरजीकर अस्पताल आए हैं सीआईएसएफ के डीजी। और सीआईएसएफ, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी पोर्ट, एयरपोर्ट, ऐसी जगह पे सीआईएसएफ तैनात किस लिए होता है जहाँ पे भारी मात्रा में सुरक्षा दी जाती है। ऐसी परिस्थिति आ पड़ी है कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में। लगातार 12 दिन से देश भर में आंदोलन चल रही है और इस आंदोलन के चलते सुरक्षा की मांग बहुत बढ़ के सामने आई है और सीआईएसएफ की आज इस निरीक्षण के बाद ऐसा मानना है कि ऐसा एक परिस्थिति इस अस्पताल में आने वाले समय पे दिखी जाएगी जहां पे सीआईएसएफ द्वारा जो दूर दूर से मरीज़ें आते हैं यहाँ पे डॉक्टर दिखाने के लिए, सबकी निगरानी में ये अस्पताल चलेगी। सुरक्षा व्यवस्था जो है यहाँ पे सिर्फ कोलकाता पुलिस नहीं, सीआईएसएफ के अंदर यहाँ पे निरीक्षण किया जाएगा और भारी जो सुरक्षा के बारे में जो यहाँ पे अभी की जो शिकायत है डॉक्टरों की कि कोई भी आके अस्पताल में घुस सकता था, सीसीटीवी कैमरा, सीसीटीवी जो थे उससे ज़्यादा पैमाने पे वहाँ पे मौजूद होने चाहिए। तो देखा जा सकता है कि सीआईएसएफ के इस निरीक्षण के बाद कितनी तादाद में यहाँ पे फोर्स भेजा जाएगा और कैसे सबको डिप्लॉयड किया जाएगा वो भी देखने वाली बात है। कोलकाता से भारत एक्सप्रेस के लिए मैं सुचंद्रमा। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई घटना के विरोध के तौर पर दिल्ली के जंतर मंतर पर आज 13वें दिन आप देख रहे हैं किस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है और दिल्ली नहीं देश के तमाम अलग अलग हिस्सों में इस तरीके का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। 9 तारीख को आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ये घटना होती है और आज 21 तारीख है, यानी कि 13 दिन इस घटना को बीत चुके हैं। बावजूद इसके अभी भी जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने अपनी स्ट्राइक वापस नहीं ली है। लगातार उनका यही कहना है कि जब तक हमारी मांगे मान नहीं ली जाती तब तक ये प्रदर्शन इसी तरीके से लगातार जारी रहेगा। और अब इन डॉक्टर्स ने जंतर मंतर पर ही ओपीडी लगाने का काम शुरू कर दिया है। इनका ये कहना है कि जब तक हमें हमारे पूरे अधिकार नहीं मिल जाते, जब तक हमारी मांगे मान नहीं ली जाती, तब तक इसी तरीके से हम विरोध प्रदर्शन दर्ज कराते रहेंगे। और यहाँ पर एलएचएमसी कॉलेज, आरएमएल, इसके अलावा एम्स और सफदरजंग अलग अलग जगहों के अलग अलग अस्पतालों के ये रेजिडेंट्स डॉक्टर और खास तौर पर महिलाएं जो हैं वो आगे बढ़ चढ़कर इस प्रदर्शन में हिस्सा ले रही हैं। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि दिल्ली के जंतर मंतर पर ये डॉक्टर्स लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि ये इनका जो प्रदर्शन है लगातार ऐसे ही जारी रहेगा। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा ये डॉक्टर्स अपनी मांगों के साथ इस प्रदर्शन को कब खत्म करते हैं। दिल्ली से कैमरा पर्सन आलोक सक्सेना के साथ मैं मोहित शुक्ला, भारत एक्सप्रेस। कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल की घटना के विरोध में दिल्ली में भी लगातार 11वें दिन डॉक्टर्स का प्रदर्शन जारी है। इसमें तमाम सरकारी अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर भाग ले रहे हैं। उनकी सबसे बड़ी मांग यही है कि सेंट्रल सिक्योरिटी एक्ट लाया जाए। आखिरकार वो कैसे असुरक्षा के माहौल में अस्पतालों में काम
कर सकेंगे। आपने देखा होगा कि आखिरकार सर्वोच्च अदालत को भी इस मामले में स्वतः संज्ञान लेना पड़ा और इस मामले में एनटीएफ भी एस्टेब्लिश किया जा चुका है, जो अपना रिपोर्ट कुछ ही दिनों में सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी। लेकिन डॉक्टर्स का ये कहना है कि इसके पहले भी अदालतों ने कई रेप के मामलों में ऐसी कमेटी गठित की है, लेकिन उसका निष्कर्ष कुछ भी नहीं निकला। उनकी हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक कि कोई सिक्योरिटी एक्ट उनके लिए नहीं लाया जाता। यहाँ पे जंतर मंतर पे डॉक्टर्स प्रदर्शन भी कर रहे हैं और मरीजों की तीमारदारी भी। आप देख सकते हैं कि बाकायदे सभी डिपार्टमेंट की ओपीडी शुरू हो चुकी है, चाहे ऑन्कोलॉजी हो, कैंसर विभाग हो, मेडिसिन हो, चर्म रोग हो, तमाम ओपीडी चालू हैं और यहाँ पे मरीज अपने आप को दिखा भी रहे हैं। कैमरा पर्सन मधुर के साथ राकेश, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।